नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने फ़िल्मों में तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी होंगी जिसमें कोई अमीर लड़की गरीब लड़के से प्यार करती है और लास्ट में एंडिंग होते-होते उनकी शादी, उनका प्यार परवान चढ़ जाता है। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, इसकी एंडिंग कोई हैप्पी एंडिंग ना होके सस्पेंस से भरी हुई एंडिंग है। भारत के मशहूर उद्योगपति लक्स इंडस्ट्री के मालिक अशोक तुड़ी की बेटी प्रियंका तुड़ी के बारे में ये कहानी है। जो कि एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और बकायदा उनके साथ मैरिज एक्ट के तहत शादी भी कर लेती है। रिजवान एक बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार से आता है। पढ़ाई में अच्छा खासा होने के कारण घर वाले इसको आगे पढ़ने देते हैं और ये ग्राफिक्स में पढ़ाई करता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये कोलकाता में ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे ग्राफिक्स की पढ़ाई पढ़ाने लग जाता है। और जो प्रियंका की मुलाकात होती है, वो एज ए स्टूडेंट इसकी यहीं पे ही होती है। एज में भी 4-5 साल का गैप था। ये 23 साल की थी और वो 27 साल के थे। तो धीरे-धीरे आपस में मेल-जोल बढ़ता है और मेल-जोल प्यार में बदल जाता है। और फिर थोड़े दिन बाद जब प्यार हो जाता है तो शादी करने के बारे में सोचते हैं। अब शादी में सबसे बड़ी रुकावट इनका स्टेटस था। एक मुस्लिम बिल्कुल गरीब परिवार से आता है और एक लड़की जो भारत के मशहूर इंडस्ट्रियल की बेटी है और एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो इन्होंने काफ़ी टाइम साथ गुज़ारा। साथ गुज़ारने के बाद इन्होंने एक टाइम सोचा कि अभी हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इनको पता था कि घर वाले मानेंगे नहीं, तो इन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। लेकिन अपने घर पे इन्होंने किसी ने नहीं बताया, ना प्रियंका ने और ना रिजवान ने। रिजवान ने कम से कम 1 साल बाद ये अपने घर इसको लेके गया। अपने घर लेके गया तो वहाँ पे इसने बताया कि ऐसे-ऐसे ये इंडस्ट्रियल की इसकी अशोक तोड़ी की बेटी है और इससे मैंने शादी कर ली है। अब इतनी बात सुनने के बाद कोई गरीब परिवार है, वो इतने बड़े इंडस्ट्रियल के घर की बेटी अगर उनके घर बहू बन के आ रही है, तो वो एक चीज़ सोचते हैं कि हिंदू-मुस्लिम तो है ही, एक स्टेटस भी मायने रखता है कि उनका स्टेटस क्या है और आपका स्टेटस क्या है। तो उनके घरवालों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया और शायद उनके घरवाले मान भी जाते। लेकिन मेन बात थी अशोक तोड़ी की, जो कि तो जब उनको पता चला, अब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपने साथ लेके सारे आई हुई है, मतलब एक तरीके से इन्होंने अपना महल छोड़ के एक गरीब घर में आ गई है। तो इनके पिताजी को पता चलता है अशोक तोड़ी को, वो अपने रिश्तेदार अपने साले को लेकर वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे घुटने के बल बैठ के अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी इज्जत की बात है, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। और एक लाइन वो इसमें ऐड करते हैं, एक लाइन वो बोलते हैं कि मैं किसी मुस्लिम को अपना दामाद नहीं स्वीकार कर सकता। तो इसके बाद फिर दोनों में बहस होती है। वो अपनी बेटी को मना रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसकी बेटी नहीं मानती है। वो बोलती है मैं यहीं पे खुश हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए मेरे हालात पे। तो वो वहाँ पे उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो इसके बाद फिर इनको लगता है कि हमारी जान को खतरा है, क्या पता कल को कोई अटैक ना करवा दे। तो इसलिए वो पुलिस में अपनी कस्टडी मांगते हैं कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, हमें कस्टडी दीजिए। अब सबसे बड़ा जो इस केस में सवाल उठता है, वो पुलिस के ऊपर सवाल उठता है। बल्कि इस केस के जो डीएसपी थे, जो वहाँ के कमिश्नर थे, उन सबको इस केस में सस्पेंड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो पुलिस वाले थे, वो इनकी सिक्योरिटी ना कर इनके जो पिताजी थे, उनकी बात ज़्यादा करते थे कि तुम उनके पास वापिस चली जाओ, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, महलों में रहने वाली कहाँ बस्ती में तुम रहोगे। ये सब बातें वो करते थे। तो जब उनको लगा कि इन बातों से वो नहीं आ रही है घर पे वापस, तो इसके पिताजी ने एक प्लान सोचा कि उसको बीमारी का बहाना बनाया जाता है। तो एक बोला जाता है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम उनके पास चले जाओ। तो इनके एक रिश्तेदार होते हैं अनिल, अनिल अशोक तोड़ी के, वो जो ये होती है प्रियंका तोड़ी की, एक बॉन्ड साइन करवाती है उनसे, जिसपे ये होता है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अपने पति के पास वापिस आ जाऊँगी। तो उसके बाद ही वो रिजवान उसको जाने देता है और बोलता है कि हफ्ते के बाद आप आ जाना। तो वहाँ पे जाने के बाद उनको, अब वो तो एक बहाने से बनाया गया था कि पिताजी की तबीयत खराब है। तो जब वहाँ पे जाती है तो उसका फ़ोन-वोन सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया जाता है, फ़ोन तोड़ दिया जाता है और उसको एक घर में ही कैद कर दिया जाता है। ना उसके पास कोई फ़ोन होता है कॉन्टैक्ट करने के, इधर रिजवान उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन सब कोशिशें बेकार उसकी भी। तो फिर ये एक दिन उसके पास अननोन नंबर से फ़ोन आता है रिजवान के पास, और वो अननोन नंबर होता है प्रियंका का। प्रियंका उनको सारी बातें बताती है, ऐसे-ऐसे मैं कैद कर ली गई हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, चाहे मैं हफ्ते में आऊँ, महीने में या 1 साल में, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। तो इधर से रिजवान भी बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये इनकी लास्ट बातचीत थी। तो इसके बाद फिर रिजवान एक वर्ल्ड में एक एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट। ये वाली एसोसिएशन को एक पत्र लिखता है, एक ईमेल लिखता है, जिसमें ये होता है कि हम अडल्ट हैं दोनों और हमने शादी की हुई है इंडियन मैरिज एक्ट के तहत, और मेरा राइट है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखूं, और मेरी पत्नी का राइट है कि अपने पति के साथ रहे। तो आप प्लीज मेरी पत्नी को मुझे दिलवा दीजिए। ये सब बातें उसने लिखी, और इस पत्र के लिखने के 2 दिन बाद ही 21 सितंबर को उनकी लाश मिलती है रेल ट्रैक पे। और लाश भी ऐसी होती है कि उस पे कहीं पे कोई चोट निशान कुछ नहीं होता है, सिर्फ उनके पीछे सर में एक छोटा सा चोट का निशान होता है। अब पुलिस तो पहले से ही तैयार बैठी होती है कि हमें इसको क्या करना है। तो अब पुलिस ने इसको आत्महत्या का केस बना दिया जाता है कि आत्महत्या उसने की है। अब घर वाले बोलते हैं कि नहीं, ये हत्या की गई है, मेरे हमारे बेटा, उसकी माँ बोलती है कि हमारा बेटा हत्या कर ही नहीं सकता, आत्महत्या कर ही नहीं सकता। तो फिर ये मीडिया में बात आ जाती, क्योंकि इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में 2-3 केस नंदीग्राम में हो गया, सिंगूर में हो गया, वहां पे लव जिहाद के कई मामले आ चुके थे इससे पहले भी। तो फिर वहां से बात उठ के जाती है, तो फिर मीडिया में बात आती है। अब इतने बड़े घर के घराने की बेटी, अब मीडिया को भी एक खबर मिल जाती है। तो जब मीडिया को खबर मिलती है, मीडिया में खबर आती है, तो लोगों भी, जहां से इसने ग्राफिक्स की पढ़ाई की थी जिस कॉलेज से, तो वहां के छात्र पूरे 100 दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज को लेकर कि हाँ, इसको न्याय मिलना चाहिए। और जब इसकी इंक्वायरी होती है, तब इसके पुलिस कमिश्नर से जब सवाल जवाब किया जाता है, तो उनके एक जवाब के कारण इसमें आग में घी डालने का काम किया जाता है इस आंदोलन में। वो बोलते हैं कि जिसकी बेटी 23 साल तक जिसने पाला हो, क्या वो अपनी बेटी को लाने के लिए कोई तरीका नहीं अपना सकता। तो इसी को लेकर पब्लिक फिर भड़क जाती है, और फिर उन पे गाज गिरती है। डीएसपी को और पुलिस कमिश्नर को और फिर कई आला अधिकारियों को जो इस केस को देख रहे होते हैं, उनको हटा दिया जाता है इस केस से। और फिर इसकी सीबीआई में इसकी जांच होती है। और सीबीआई में जब जांच होती है, जब प्रियंका कुछ दिन तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसके बाद जब वो बयान देती है सीबीआई को, जब उनसे बातचीत होती है, तो वो बोलती है कि जो उनके पति थे, वो मेंटली हरास कर रहे थे उसके भाई। और मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंस बयान देती है, डिफरेंट, मतलब उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनके पति ने आत्महत्या ही की है। वो किसी मेंटल को कोई उनको मेंटली टॉर्चर कर रहा था। तो वो उसमें उसके एक दोस्त का नाम लेते हैं और उसके बड़े भाई का नाम लेते हैं। तो आगे केस बढ़ता है, केस बढ़ता है, तो अब हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में अब इंडिया में आपको पता ही है कि आगे आगे जब केस बढ़ता जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता चला जाता है, और आज भी ये चल ही रहा है। तो इसके बाद अभी अभी अगर हम प्रियंका की बात करें, तो प्रियंका अब नॉर्मल हो चुकी है। वो अपने पिताजी का जो बिजनेस है लक्स का, और भी कहीं इनके काम है, उनमें उसका हाथ बढ़ाती है। और जो अपना मार्केटिंग हेड है वो, और मतलब अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो उनके बयानों से भी हमें यही लगता है कि उन्होंने अपने बयान भी बदले हैं, या उन पे कुछ प्रेशर बनाया गया है। तो इस केस में सबसे बड़ी जो भूमिका थी ना, वो एक पुलिस के ऊपर बहुत सवाल इकट्ठे किए, बहुत सवाल खड़े किए, और जिसके तहत वहाँ के पुलिस कमिश्नर, डीएसपी और कई जो एसआई, वो सब इसमें हटाए गए। तो ये कहानी थी भारत के सबसे मशहूर इंडस्ट्रियल की बेटी के बारे में। कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।